हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। सो हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने शुरू किया है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार। बात करें वर्ण विचार की तो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए थे। इसके अंतर्गत भी हमने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इन टॉपिक्स को कवर कर दिया था। देखिए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक्स बहुत ही मोस्ट डोमिनेंट रहते हैं। तो प्लीज़ जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है, विजिट माय चैनल और अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर दीजिए। अब जो हम करने वाले हैं वो हम बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका संज्ञा का। तो चलिए, संज्ञा शब्द समझने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, ये किसके अंतर्गत आता है। देखिए, शब्द विचार में हम बात करते हैं कि विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो अगर विकारी शब्द की बात करें, ये ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब है, जैसे एक शब्द है सुंदर। सुंदर क्या है, आपके पास एक विशेषण है, तो सुंदर का सुंदरी हो जाता है, आपका आपका हो जाता है, बेटा बेटी हो जाता है, बेटे हो जाता है। तो कहने का मतलब है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इनके आधार पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत आपके पास आते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक के आधार पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी हम बात करते हैं अविकारी शब्द की। तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। जैसे एक शब्द है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे किसी भी सेंटेंस में अगर हम प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे का धीरे धीरे नहीं होता है। जैसे मैं धीरे धीरे चलता हूँ, अब कोई लड़की का नाम है कि सीता धीरे धीरे चलती है, ऐसे तो नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये एज इट इज़ ही रहता है। इसलिए ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन पर किसी का भी प्रभाव नहीं रहता है। ये वे शब्द होते हैं जो जैसे होते हैं उनका वैसा ही रूप हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है विकारी शब्दों के अंतर्गत जो सबसे पहला है वो है आपके पास संज्ञा, जिसे हम नाउन कहते हैं। तो संज्ञा में भी अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या होती है। देखिए, बचपन से जब से आपके करिकुलम में हिंदी शुरू हुई है तब से हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। कहने का मतलब है जिसको भी नाम दिया गया है वो बेसिकली क्या है, आपके पास संज्ञा है। संज्ञा के भेदों की बात करें तो आपके पास मूल भेद जो है संज्ञा के वो आपके पास तीन है। यदि कुल भेदों की बात करें तो वो आपके पास 5 है। मूल भेदों में भी बात करें तो आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके आती है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से जो कुल भेद है आपके संज्ञा के वो आपके पास 5 होते हैं। मूल भेद की बात करें तो वो आपके पास 3 होते हैं। तो यदि इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं, उदाहरण को समझते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं जैसे जो एग्जैक्ट एक हो, पर्टिकुलर हो। जैसे भारत है, सुरेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, ये एक स्पेसिफिक चीज़ है। अगर देश की बात करें तो देखो, देश में जो है आपके श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी सारे देश आ जाते हैं। लेकिन अगर देशों में भी एक देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा की बात करें जैसे लड़का है तो लड़के में भी क्या आता है, राम है, श्याम है, सोहन है, मोहन है, तो सारे लड़के जो है इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति को दिखाता है वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा में हम बात करते हैं जो भाव को प्रदर्शित करते हैं। समूहवाचक संज्ञा जो एक समूह को दिखाती है। जैसे कक्षा है तो कक्षा में देखो क्या है, लड़के भी है, लड़की भी है, तो एक लड़का और लड़की से मिलकर आपकी जो है कक्षा बन रही है। तो कहने का मतलब है समूहवाचक संज्ञा में देखा जाता है कि जहाँ पर आपके जो संज्ञा है वो समूह में पाई जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जितने भी आपके तरल पदार्थ, धातु, अधातु, सोना, लोहा, चांदी, ये सब कुछ आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो इसके उदाहरण जो है आपके तेल, सोना, पानी, आटा इत्यादि। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है आपके पास, जो शब्द किसी जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास ब्राह्मण। देखो, ब्राह्मण क्या है, एक जाति को दिखाता है। अब ब्राह्मण में भी अलग अलग कैटेगरी है, कोई शर्मा लिखते हैं, कोई भारद्वाज होते हैं, कोई विशिष्ट होते हैं, कोई शुक्ला होते हैं। तो ब्राह्मण क्या है, आपके पास जातिवाचक संज्ञा है। यदि हम बात करते हैं शर्मा की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल शर्मा की बात करते हैं, तो वो आपके पास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है।
जैसे अगर हम बात करते हैं सेब की बात करते हैं, जैसे एक कैटेगरी लेते हैं, चलो सेब ले लेते हैं, फल में भी क्या लेते हैं, सेब लेते हैं। अब सेब क्या है आपके पास, सेब भी आपके पास जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि सेब की भी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग जो है कैटेगरी है, गोल्डन सेब है, रॉयल डिलीशियस है, जितनी भी कैटेगरी है तो वो आपके व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। सेब की बात करें तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जैसे हमने बात किया गाय, गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। गाय में भी अगर नील गाय की बात कर रहे हैं तो नील गाय आपके पास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है नदी, नदी की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है। नदी में भी अगर गंगा की बात कर रहे हैं, यमुना की बात करें, एक स्पेसिफिक नदी की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। पर्वत, पर्वत आपके पास जातिवाचक संज्ञा है। पर्वतों में भी अगर हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्वत की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देश की बात करें तो देश आपका जातिवाचक संज्ञा है। देश में भारत देश की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल है आपके पास, फलों का राजा आम होता है। यदि इस सेंटेंस में देखो आम की बात हम कर रहे हैं कि फलों का राजा आम होता है, तो इसमें जो है आपके पास जो आम है वो आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए आम रसीला होता है, तो आम रसीला होता है, एक पर्टिकुलर नहीं बताया कि कौन सा आम रसीला होता है। तो ये आम क्या है, पूरे जाति को दिखा रहा है, आम की सारी कैटेगरी को दिखा रहा है, तो आम यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर हम दशहरी आम सबसे मीठा आम होता है, इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो दशहरी आम क्या हो जाएगा आपके पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे शेर ताकतवर होता है, तो शेर ताकतवर होता है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पशुओं का राजा शेर है या जानवरों में शेर ताकतवर है, तो यहाँ पर शेर जो है एज अ व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयुक्त हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जो एक जाति को दिखाता है, जैसे इंग्लिश में हम कॉमन नाउन कहते हैं, पक्षी, पेड़, कुत्ता, लड़का, लड़की। तो लड़का भी जो है, लड़के में बहुत सारे नेम है, लड़की है, लड़कियों में भी बहुत सारी लड़कियां होती है, तो ये सारी जो है आपकी लड़की, लड़का, कुत्ता, पेड़, पक्षी, ये सारे आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे भारत नदियों का देश है। अगर जो रेखांकित शब्द भारत है, भारत की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देश की बात करें तो देश भी आपके पास जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देश में अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो ये पॉइंट है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी की जाति को बताने के लिए, किसी वर्ग या समुदाय के लिए किया जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। सेकंड पॉइंट इज, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेकों के लिए, बहुतों के लिए अर्थात बहुवचन में किया जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। थर्ड पॉइंट इज, देखिए कंडीशन सेम है, बस सेंटेंस अलग अलग है। देखिए थर्ड है, जब राम, रावण, कृष्ण, कंस, हरिश्चंद्र, जयचंद्र, विभीषण, कुंभकर्ण, सती, सावित्री, सीता, नेपोलियन, शेक्सपियर, इन शब्दों का प्रयोग जब किसी वर्ग, समुदाय या बहुतों के लिए या बहुवचन में किया जाता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्योंकि देखो है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है, रावण के बारे में बात हो रही है, लेकिन वाक्य में जब इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है या बहुत समुदाय, बड़े समुदाय को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहला है आपके पास, भारत में रावणों की भरमार है। तो इस वाक्य में देखिए रावणों की भरमार है, एक रावण की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो रावण शब्द है बहुत समुदाय को दिखा रहा है, बहुत से वर्गों को या बहुत से लोगों को बताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। नेक्स्ट है, एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे। तो राम जी तो एक है, लेकिन राम शब्द का प्रयोग जो है बहुतों के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा जो है बन जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में कंस जैसे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कंस एक ना होकर अनेकों के लिए बात हो रही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। समय आने पर अनेक श्री कृष्ण पैदा होंगे। तो श्री कृष्ण भी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। भारतीय फौज में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंदो बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है ये शब्द, तो ये जयचंद भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर बहुवचन में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये भी जो है किसी जाति को दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो शेक्सपियर व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जहाँ पर भाव
जो है प्रकट होता है। देखिए भाववाचक संज्ञा और जो आपका विशेषण है वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि कौन सा विशेषण है कौन सा भाववाचक संज्ञा है। आगे समझेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा विशेषण है कौन सी आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले तो भाववाचक संज्ञा जो अस्पर्शी होती है, ये अनुभवजन्य होती है, इसमें प्रत्यय लगा होता है और कुछ बिना प्रत्यय की भी होती है। मतलब ये है कि 80-90% ये है कि जिसमें प्रत्यय लगा होगा वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मिठास, बचपन, बुढ़ापा। देखिए यहाँ पे सुंदर नहीं है, ये सुंदरता है, सुंदरता। तो सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा। तो देखिए बचपन, बुढ़ापा ये क्या महसूस करने वाली चीज़ है, जो अनुभवजन्य है, जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब देखिए हम समझते हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये संज्ञा है या विशेषण। जैसे चलिए इसी शब्द को ले लेते हैं, सुंदर। एक शब्द है सुंदर, एक शब्द है सुंदरता। तो हमने कैसे पहचानना है इसे, तो हम सबसे पहले शब्द के पीछे लगा के देखेंगे, कोई संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। देखिए लड़का शब्द क्या है, एक संज्ञा है। सुंदर क्या है, लड़के को की विशेषता बताई जा रही है इस सुंदर शब्द से। तो सुंदर क्या हो जाएगा, आपके पास विशेषण हो जाएगा। सुंदरता क्या है, भाव प्रकट कर रहा है, तो सुंदरता आपके पास भाववाचक संज्ञा है और सुंदर आपके पास विशेषण बन जाएगा। जैसे प्रेम व्यक्ति होता है या प्रेमी व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति कैसा होता है, प्रेमी व्यक्ति होता है। व्यक्ति क्या एक संज्ञा है, संज्ञा से पहले जो शब्द आते हैं वो आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो प्रेमी यहाँ पे विशेषण है और प्रेम के बाद तो देखो हम संज्ञा नहीं लगा सकते क्योंकि प्रेम खुद में एक संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जैसे क्रोध व्यक्ति होता है या क्रोधी व्यक्ति होता है। क्रोध व्यक्ति ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है या क्रोध व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, क्रोधी व्यक्ति होता है। व्यक्ति क्या है, संज्ञा से पहले जो यूज़ किया है वो आपके पास विशेषण है। तो क्रोधी यहाँ पे विशेषण है और क्रोध क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि इसके बाद अगर हम संज्ञा लगा रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बन रही है, तो ऑब्वियस क्यों बनेंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्रोध भी एक संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद संज्ञा आएगी तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए क्रोधी यहाँ पर विशेषण है और क्रोध आपके पास एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जैसे गरीब आदमी या गरीबी आदमी होता है। गरीब आदमी होता है तो अगर आदमी संज्ञा है, आदमी से पहले जो शब्द है वो आपका विशेषण है, इसलिए गरीब आपका विशेषण है। गरीबी आदमी ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो गरीबी क्या है, आपके पास एक संज्ञा है। इस तरह से पहचानेंगे। जैसे ईमानदार व्यक्ति होता है, ईमानदारी व्यक्ति नहीं होता है, तो ईमानदार यहाँ पे विशेषण है और ईमानदारी आपके पास एक भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से हम पहचानेंगे क्योंकि कन्फ्यूज़न आपके पास भाववाचक संज्ञा और विशेषण में ही रहती है। तो नेक्स्ट आपके पास देखिए भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी। गर्मी आपके पास विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। समझ, दर्द, खुशी, मित्रता, सर्दी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो संज्ञा होती है वो कैसे बनती है। आपके पास भाव से भी जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक कैसे बनाएंगे। जैसे इंसान है, आपके पास जातिवाचक संज्ञा, इंसान से जो भाव बनता है वो आपका इंसानियत होता है। पशु से पशुता, मित्र से मित्रता। ये जो है हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया है। जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, खेलना क्या है, आपके पास क्रिया है। लिखना, लेना देना, पढ़ना, कमाना, उड़ना। अब उड़ना का जो भाव है वो आपके पास उड़ान है। कमाना का कमाई है, खेलना का खेल है, लिखना का लेख है, पढ़ना का पढ़ाई है। ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाइए। उड़ना का उड़ान, ये बहुत बार पूछा गया है, उड़ना, उड़ान। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे सर्वनाम से अपना, अपनापन, अपनत्व, पराया, परायापन, मम, ममत्व, सर्व, सर्वस्व। तो ये है कि सर्वनाम से हम क्या बना रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। मीठा, फल। मीठा क्या है, विशेषण है। मीठा का जो भाववाचक संज्ञा है वो आपके पास मिठास, मधुर, माधुर्य, निर्बल, निर्बलता, हरा, हरियाली, निपुण, निपुणता। इसी तरह से आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं। माता, मातृत्व, दानव, दानवता, मानव, मानवता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता क्या है, आपके पास एक भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र क्या है, आपके पास एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखो क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वन इज समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एकत्र होना पाया जाता है। जैसे संघ, संगठन, समिति, सभा, सेना, कक्षा, भीड़, पुलिस, फौज, गिरोह, गुच्छा, कबीला, जत्था, झुंड, झुरमुट, बाजार, पुंज। ये आपके सारे जो है आपके पास समूहवाचक संज्ञाएं होती है। और एक पॉइंट याद रखना, समूहवाचक जो संज्ञाएं होती है हमेशा हम इनका इस्तेमाल हमेशा नहीं, आई थिंक प्राय हम करेंगे, मतलब कभी कभी ही इस्तेमाल होता है, एक वचन में ही इनका इस्तेमाल होता है। जैसे सेना आ रही है, कक्षा आ रही है, पुलिस जा रही है। तो ये जो है हम इनका इस्तेमाल एक वचन में करते हैं, एज अ सिंगुलर नाउन जो है ये एक्ट करती है। जैसे पशु हमेशा झुंड में पाए जाते हैं, कलेक्टिव नाउन जो संज्ञा इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा आपका झुंड शब्द किया जाएगा। जैसे अंगूर गुच्छों में पाए जाते हैं। अब अंगूर जो है
हम ये नहीं कहेंगे कि अंगूर का झुंड होता है, अंगूरों का जो है गुच्छा ही होता है। ठीक है, ऊँटों का काफ़िला जा रहा है, गाड़ियों का काफ़िला होता है, ऊँटों का भी काफ़िला होता है, तो वनस्पतियों का झुरमुट होता है। ठीक है, जैसे प्रकाश की किरणों के लिए हम पुंज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका समूहवाचक संज्ञा। अब देख सकते हैं अन्य उदाहरण भी, टोली, पार्टी, दल, चिड़ियाघर, सिनेमाघर, समुदाय, ये सारा क्या है आपके पास समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। लास्ट है आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जितना भी आपका ठोस, तरल और द्रव पदार्थ आते हैं वो सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ठोस व तरल पदार्थों के रूप में पाई जाती है, जो धातु व अधातु के रूप में हो, जिसे मापा व तोला जाए, जैसे गैस भी इसमें आ जाता है। अधातु में तो देखो नॉन मेटल में हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जितने भी गैसेज होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हम इन्हें रखेंगे। जो अगण्य हो, ठीक है, जिसे मापा व तोला जाए, वो सारा जो है आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो संज्ञा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।